हेलो बच्चों, आ जाओ कि हम सीए फाउंडेशन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सीए फाउंडेशन का अकाउंट चैप्टर 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसमें अभी हम थ्योरी ही जानेंगे और बाद में थ्योरी को प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करेंगे। मीनिंग एंड स्कोप अकाउंटिंग, और उसके बाद आपको बताया गया कि आप इसमें क्या क्या सीखेंगे। लर्निंग आउटकम्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्टडी, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द चैप्टर। एक आपको फ्लो चार्ट दे दिया गया स्टार्टिंग में ही। अभी हम फ्लो चार्ट को स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। ये इसका मतलब तभी है जब हम थोड़ा बहुत पहले समझ लें। अगर आप लोगों ने 11th और 12th में अकाउंट्स पढ़े हैं दैनी जोक के, आप इसको समझ सकते हैं आराम से। अगर नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वापस अपने फ्लो चार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। देखो, कोई भी इंसान हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा हो छोटा हो, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करता ही है, ठीक है ना। आपके पिताजी ऑफिस जाते हैं पूरे टाइम, शाम को घर पे आते हैं, 30 दिन के बाद उनको सैलरी मिलती है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। फिर आपके पिताजी उस पैसे का अपने घर के सामान, कपड़े, शूज, वॉशिंग मशीन रिपेयर कराना, या एसी लगवाना या एसी रिपेयर करना, या कमरे का कोई डेकोरेशन या फैन वगैरह, या बिजली के बिल पे करने, ठीक है ना। ये सब चीजें फिर वो आगे मनी डिसबर्स कर देते हैं। कुछ बचता है जो 10%, 20%, 30%, जो भी उनका एम हो, उसको सेव करके अपने बैंक अकाउंट में, या फिर अपनी फ्यूचर बच्चों के लिए, जैसे भी थिंकिंग, जो भी मतलब टारगेट होता है सेविंग का, उसके लिए वो आगे सेव कर देते हैं। ये तो बड़ों की बात होगी। आप भी स्कूल में फीस देते हो, या आप मूवी देखने जाते हो, वहां पर भी टिकट लेते हो, या मेट्रो में आप पंच करवाते हो। तो ये सब पंचिंग तो खैर नहीं है, लेकिन जिस टाइम उसको रिचार्ज करवाते हो, वो सब चीजें भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाती है, ठीक है। घर का निर्माण करवाना, बच्चों के एजुकेशन के लिए पे करना, ये सब चीजें। अ स्पोर्ट क्लब फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब लोगों का, लोग मिलकर, 3 4 5 लोग मिलकर किसी स्पोर्ट क्लब का निर्माण करते हैं, किसी स्पोर्ट क्लब को बनाते हैं, या फिर एक बिजनेस रन बाय इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर लोकल अथॉरिटीज, जैसे कि आपका कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, या फिर सरकारें, गवर्नमेंट्स, चाहे वो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हो, स्टेट गवर्नमेंट्स हो, चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जैसे भारत सरकार, और आपकी दिल्ली की अपनी सरकार, पंजाब का अपना मुख्यमंत्री होता है, बंगाल का अपना मुख्यमंत्री है, दिल्ली का अपना मुख्यमंत्री है। इस प्रकार से चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ऑल आर कैरिंग सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और वो सब के सब, ये सारे के सारे बिजनेस हाउसेस, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और सिंगल इंडिविजुअल, कोई भी हो, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी ऑन कर ही रहे हैं। नॉट नेसेसरी ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी रन फॉर एनी इंडिविजुअल। और ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए ही हो, किसी व्यक्ति के लाभ के लिए ही हो। सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्रिएट सोशल बेनिफिट। हो सकता है कि ये जो एक्टिविटीज हैं, ये पूरे समाज के कल्याण के लिए हो, वेलफेयर के लिए हो, बेनिफिट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, पूरी पब्लिक, जैसे हॉस्टल बनवाना, ब्रिज बनवाना, स्कूल या कॉलेज बनवाने, ठीक। इस प्रकार से स्कूल किसी एक इंसान के लिए, एक बच्चे के लिए तो नहीं है। हॉस्टल किसी एक के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। वहां पर तो जितने भी सोसाइटी में लोग हैं, और इवन स्टेट के बाहर के लोग भी, मान लीजिए पंजाब में कोई स्कूल है और आपको वहां स्टडी करनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि पंजाब के स्कूल में स्टडी नहीं कर सकते, बैन है कोई, ठीक है ना। तो लोगों के कल्याण के लिए होता है, लेकिन वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऐसा नहीं है कि कल्याण के लिए है तो उसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी ना मानो, आप उसको वेलफेयर डोनेशन का नाम देकर जन कल्याण की भावना से पैसा खर्च किया। नहीं, ऐसा नहीं है। अकाउंट सुन के भी बनते हैं, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एनीवे, सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म थ्रू ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अब यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट का डिफरेंस बताया है कि भाई एक तो ट्रांजैक्शन है, एक उसकी इवेंट है, जब वो ट्रांजैक्शन इवेंट में बदलेगा, ठीक है ना।
जैसे आपने सेल कर दी, ये ट्रांसैक्शन है, लेकिन इसका पैसा जो आएगा आपको, जब सेल का पैसा आएगा, वो उसकी इवेंट है। आपने पूरे साल ट्रांसैक्शन किए, लेकिन जब आप बैलेंस शीट है, वो उसकी इवेंट है, कि उसकी इवेंट है, उसके ट्रांसैक्शन की इवेंट है। ये ट्रांसैक्शन और इवेंट है। ट्रांसैक्शन मीन्स तो कुछ चीज, और इवेंट मैंने उसकी घटना। ट्रांसैक्शन यूज टू मीन ए बिजनेस परफॉर्मेंस, कुछ लेन देन, लेकिन एक्चुअली नहीं है कि उसकी वो वहां पे इवेंट हो गई हो। हालांकि दोनों नॉर्मली सेम से भी रहते हैं नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर हमें, क्योंकि हम सीए पढ़ रहे हैं, तो हमें इसका डिफरेंस जान लेना थोड़ा जरूरी है। ट्रांसैक्शन इज यूज टू मीन ए बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट और एन एग्रीमेंट। बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट और एन एग्रीमेंट, ये तो आपका ट्रांसैक्शन हो गया। मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया, मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया, मैंने एक अपना एम्प्लॉय को हायर किया, उसको एग्रीमेंट दे दिया, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, लेकिन ये आपकी इकोनॉमिक इवेंट नहीं है। ठीक। while event is used to mean a happening as a consequence of transaction, a result, कॉन्सिक्वेंस। जैसे मैंने आपको सेल का बताया, सेल हो गया, लेकिन उसका कंसिक्वेंस है कि उसकी कैश आपके पास बैंक अकाउंट में आए, या आपके पास कैश इन हैंड आए, उसके अगेंस्ट कंसिडरेशन आपको कुछ मिले। ठीक है ना, वो उसकी इवेंट है, और ट्रांसैक्शन है जो आपने कर दिया, योर डिड, कोई परफॉर्मेंस। An individual invested 2 lakh rupees for running a stationery business. On 1st January, he purchased the goods for 1 lakh 15,000 and sells them for 1 lakh 47,000 during the month of January. ये उसके during the month of January में transaction होते हैं. He pays shop rent for the month of January rupees 5,000 and finds that still has goods worth 15,000 in hand. इन हैंड मतलब जो बच गया है माल, जो माल बिका नहीं। 1,15,000 का माल लाया, जिसमें 15,000 का माल नहीं बिका, कॉस्ट, ये कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट थी, जो माल आया 1,15,000, जिसमें 15,000 की कॉस्ट अभी हमारे हाथ में है, और टोटल कितनी कॉस्ट का माल बिका, 1,00,000 रुपए की जो कॉस्ट थी, वो कॉस्ट वाला माल बिका हमारा। ठीक है ना, क्योंकि टोटल वैल्यू ये थी, और उस वैल्यू का इतना हिस्सा हमारे पास पड़ा हुआ है, तो जो उसका बच गया, रिमाइनिंग पार्टी तो हमारी कॉस्ट हुई, बाकी कॉस्ट तो हमारे पास पड़ी है ऑफिस में या शॉप में कहीं पर भी। तो 1,00,000 का माल 1,47,000 में बिक गया, और 5,000 का आपका रेंट भी चला गया उस मंथ के लिए। ठीक, ये तो मेन आपको बता दिया। ठीक है, समझने की, क्योंकि बिल्कुल लेमैन का एग्जांपल है, बिल्कुल जो मतलब बिल्कुल फ्रेश बच्चा आ रहा है ना सीए के अंदर, ये उसको समझाने के लिए है। अगर आपने 11वीं 12वीं में अकाउंट्स किया, तो आप बोलेंगे क्या है, लेकिन इतना इजी नहीं रहेगा, अभी सीन चेंज हो जाएगा। ठीक, तो उसका क्या, वो आदमी बंदा ये जानना नहीं चाहेगा कि जो उसने इतनी मेहनत करी है, जाके वो अपने सप्लायर से बात करी, उनसे सब मिला, उनसे प्रोडक्ट के रेट वगैरह सही सही लगवाए, उनको बाई किया, लेकर आया, ट्रांसपोर्टेशन भी एक खर्च किया, फिर एक एक बंदा उसकी शॉप पे आया, कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी आज, कभी कल, एक एक बंदे को उसने डील किया, सबका हिसाब रखा, पेन इतने रुपए के, पेंसिल इतने रुपए की, कॉपी इतने रुपए की, रजिस्टर इतने रुपए का लेके गया बंदा, सब चीजों का हिसाब रखा पूरे एक मंथ तक, और मंथ के लास्ट में 5,000 तो उसने रेंट के भी दे दिए। ठीक है ना, और 15,000 का माल अभी उसमें संभाल कर रखा हुआ है कि बारिश बुरिश का पानी ना पड़े, चूहे वगैरह ना उतर जाए, जो कुछ उसको प्रोटेक्शन लेनी है अपने माल की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, वो सब लेगा। एक काफी हार्ड वर्क हो गया, ऐसा नहीं है कि शॉप ऐसी उसने चला ली। तो क्या इतने सब हार्ड वर्क के बाद वो इंसान ये जानना नहीं चाहेगा कि भाई इसका रिजल्ट क्या हुआ आखिरकार, मैंने पाया या खोया, आई वॉज इन प्रॉफिट और आई वॉज इन लॉस, आखिर क्या मेरे इतने हार्डवर्क का क्या हुआ। बिल्कुल,
वह बंदा इस बात को जरूर कोई भी आप भी जानना चाहोगे, इसलिए आप अपने एक क्वार्टरली एग्जाम देते हो कि हमें इस क्वार्टर का पता चल जाए कि इस क्वार्टर में जो हमने कर दिया वो कहाँ स्टैंड करता है, फिर हम अगले क्वार्टर में उससे ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है ना, इसलिए बीच बीच में ये चीजें होती हैं। सबको ये चीज जाननी है कि हमने जो मेहनत की, हमने जो हार्डवर्क किया, उसका रिजल्ट क्या आया। सिमिलरली ये शॉपकीपर भी जानना चाहेगा। तो वी सी दैट इंडिविजुअल वुडन स्टेशनरी बिजनेस अर्न्स अ सरप्लस ऑफ 42,000। कैसे? 47,000 का, 1,47,000 का टोटल उसका इनकम आ गई। इनकम तो नहीं कहेंगे, इनकमिंग कह देंगे, मतलब टोटल इतना कैश उसका जनरेट हो गया, रेवेन्यू इतना जनरेट हो गया। वो कैश में, वो बैंक में, उसको अभी आप नहीं लें। ठीक। और टोटल जो उसके माल की वैल्यू थी 1,00,000 रुपए, उस 1,00,000 के माल ने उसको 1,47,000 रुपए उसने गेन कर लिए। 1,00,000 से 1,00,000 कट गया, जो 1,00,000 कॉस्ट थी वो आपकी कॉस्ट यहाँ से निकल गई, बाकी वजह 47,000 उसका नेट प्रॉफिट है। तो 42,000 क्यों है? 42,000 इसलिए कि 5,000 रुपए का उसने रेंट भी दिया है। 47,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 42,000। ठीक। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल। और ये इन्होंने स्टेटमेंट दिखा दिए यहाँ पर, सेम वही चीज है। वुड परचेज 1,15,000 की, शॉप रेंट पेड 5,000 रुपए, टोटल बन गया आपके 1,20,000 रुपया। टोटल उसने गुड्स से सेल करी 1,47,000 की, गुड्स अभी मार्केट में शॉप में पड़ी हुई है 15,000 की, इसको प्लस किया, इसको माइनस किया, 42,000। ये चीज मैंने आपको ऊपर एक लॉजिकल वे में बता दी, इन्होंने आपको स्टेटमेंट के वे में बता दी। क्योंकि फाइनली इस सारी स्टडी का मतलब तो ये कि इस प्रकार के ये नहीं, इस प्रकार के स्टेटमेंट बना सके जो कि आपके कंपनी एक्ट से गवर्न होते हैं, आपके इनकम टैक्स एक्ट से गवर्न होते हैं, और दूसरे रूल्स और दूसरी चीजें बार बार याद रहती हैं, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह और आपके अकाउंटिंग के प्रोड्यूसर रूल्स वगैरह भी टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जिसके हिसाब से आपको सारी चीजें ध्यान में रखकर अपना एक ये फाइनल अकाउंट तैयार करने पड़ते हैं। फाइनल अकाउंट्स के आउटकम, जो कि हमारी पूरी, हमने पूरे साल जो भी ट्रांसैक्शन या जो भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने हार्डवर्क किया, उसका फाइनल इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस होके हमारे सामने आती है, वो प्रोसेस आपका फाइनल अकाउंट्स है। वो अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बैलेंस शीट हो सकती है, आपका पीएल अकाउंट हो सकता है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, आपके वो कैश रजिस्टर हो सकते हैं, आपके कैश इनफ्लो का कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह हो सकते हैं। बहुत कुछ होता है, मैंने आपको मोटे तौर पर बता दिया। नेक्स्ट, अर्निंग ऑफ 42,000 सरप्लस इज एन इवेंट। ये इवेंट है, ये उसकी घटना हुई उन सारी ट्रांसैक्शंस की, ये फाइनल आउटकम है। आल्सो हैविंग द इन्वेंटरी इन हैंड इज अनदर इवेंट। और ये एक दूसरी इवेंट है जो कि इन होल्डिंग द इन्वेंटरी इन द शॉप इन द हैंड इज अनदर इवेंट। व्हाइल परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एंड पेमेंट फॉर रेंट आर ट्रांसैक्शंस। ये ट्रांसैक्शंस हैं। ठीक। ये आप अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि ये सब ना चीजें आपकी फाउंडेशन बनाएंगे। कहीं डाउट हो आप पूछ लें, कहीं आपको कोई चीज समझ नहीं है तो आप पूछ लें, क्योंकि आपके पूछने से ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। मेरे बताने से आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पानी का गिलास आपके पानी के गिलास में उड़ेल दिया तो आपका पानी का गिलास भर जाएगा। ठीक है ना, ये आप पूछें, ये आपका फर्ज है, आपका काम। मैं आपको बार बार हर वीडियो में इंकरेज करता हूँ कि आप पूछें। और ये सीए की एजुकेशन है, और सीए की एजुकेशन बहुत हाईली स्टैंडर्डाइज्ड है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसमें ऐसे ही नहीं हो पाएगा जब तक आप इसमें डूबेंगे नहीं। डूबने का मतलब ये कि इसको अच्छे से नहीं कवर करेंगे, एक सीरियस वे में एक रूटीन बनाकर, और जब जो समझ नहीं आता उसी टाइम उसको क्लियर करेंगे। Similarly, municipal corporation got government grant of rupees 500 lakhs for adult education. It spent rupees 250 lakhs for purchasing literacy kits, paid 200 lakhs for to the tutors, and is left with balance of 50 lakhs. This is also a transaction and an event. These are also transactions and event. एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट से उसको ग्रांट मिलती है 500 लाख रुपए की अडल्ट एजुकेशन के, प्रौढ़ शिक्षा के लिए। उसमें से वो कुछ तो लिटरेसी किट्स बाई करते हैं, बुक्स हो गई या दूसरे मीडियम हो गए, जिससे भी मीडियम का यूज करके वो
बच्चों को पढ़ाना एक अलग चीज है, और जो एज बढ़ जाती है, मान लीजिए 50 साल, 40 साल, 60 ईयर्स गाँवों में आप अगर जाके देखें, तो उनको उस जो उनका करंट स्टेटस है, ज्ञानी तो वो भी बहुत होते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जानकारी है, नॉलेज नहीं है, जिंदगी जीने का ज्ञान नहीं है, वो बड़ा अच्छा जिंदगी जीते हैं और काफी वेल कंडीशन होते हैं। बट एक अक्षर ज्ञान, लिखा पढ़िका का, उनको उनके लेवल के, उनके स्टेटस और उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से सिखाना, उसके लिए अलग अलग तरीके के चीजें होती हैं। एनीवे, जो हमारा भी यहाँ पर्पस नहीं है, बेसिकली है लिटरेसी किट्स उन्होंने बाई कर ली, और इतना उन्होंने ट्यूटर्स को दे दिया जो पढ़ाएंगे, उन किट वगैरह का यूज करके, और उनके 50 लाख रुपए बचे हुए हैं अभी। और देर आल्सो, और ये भी यहीं भी कहीं ना कहीं परचेज किए हैं, तो उन्होंने ट्यूटर्स को पे किया है, कहीं ना कहीं वो अपना स्टेटमेंट भी कुछ ना कुछ बनाएंगे, पैसा कहाँ से आया, कहाँ को गया, कुछ तो करेंगे, ऐसा नहीं दिखा देंगे भगवान जाने कहाँ गए। ठीक है, तो वो सारी इवेंट्स भी यहाँ पर होंगी। Similarly, the central government raised money through taxes, paid salaries to employees, and spent on various development activities. Whether receipts of the government are more than expenses, it is surplus. And but if expenses are more than receipts, deficit. Deficit क्या होता है और आपका सरप्लस क्या होता है, ये दोनों चीजें यहाँ पर इन्होंने आपको डिफाइन कर दिया है। जब कभी भी आपके रेसिप्ट्स जो है वो ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो इट मीन्स ये सरप्लस है आपका। ठीक है, और जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा है, रेसिप्ट्स कम है, तो ये आपका घाटा है। Here, raising money through various sources can be termed a transaction, and surplus or deficit at the end of the accounting year can be termed as an event. ठीक, यहाँ पे आपको इवेंट और ट्रांजैक्शन का डिफरेंस क्लियरली कर दिया। आप इस एग्जांपल को लर्न बाय हार्ट, अगर कहीं आता है तो आप इसको एज इट इज लिख दें, थोड़ा सा अपना उसमें ब्यूटिफिकेशन करके, अपनी लैंग्वेज का यूज करके। एज इट इज मत लिखे, क्योंकि वहां पर जो जांचने वाले बैठे ना, दे आर रियली वेरी नॉलेजेबल पर्सन। So everybody wants to keep records of our transaction and events, and to have adequate information about the economic activity as an aid to decision making. अब ये जो भी इवेंट्स और ट्रांसैक्शन का लिखना या रिकॉर्ड करना है, इस सबका पर्पस क्या है? ठीक है ना? सो एवरीबडी वांट्स टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ आवर ट्रांसैक्शन इवेंट्स। क्यों? एंड टू हैव एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, और उसको काफी पर्याप्त मात्रा में इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, एज एन एड टू डिसीजन मेकिंग के लिए। सारे का सारा चक्कर डिसीजन मेकिंग का है कि हम बेटर डिसीजन ले सकें। ठीक है ना, बेटर से बेटर। हम भी जब हमें थोड़े पैसे होते हैं, हम भी सोचते हैं शर्ट लूं या शूज लूं, क्या लूं, हर जगह डिसीजन मेकिंग चलती है। ये डिसीजन मेकिंग उस डिसीजन मेकिंग से अलग है, लेकिन स्टिल वी हैव टू मेक डिसीजंस। और ये सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिकॉर्डिंग करना, समराइज करना, को कम्युनिकेट करना, ये सब जो अकाउंटिंग की प्रोसेस है, इसका भी सब एक ही पर्पस है कि आपको एडिक्वेट इंफॉर्मेशन दी जा सके उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। और क्यों दी जा सके? क्योंकि यू शुड मेक ए बेटर डिसीजन। Accounting discipline has been developed to serve this purpose as it deals with the measurement of economic activity involving inflow and outflow of economic resources, which help to develop useful information for decision making process. तो अकाउंटिंग का जो ज्ञान है, डिसिप्लिन है, इसका विकास, इसका डेवलपमेंट हुआ है इसी पर्पस के साथ कि इट डील्स विद मेजरमेंट। ये आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करता है, इन्वॉल्विंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कोई भी रिसोर्स नहीं, या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, और तो तीसरा तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना, या तो पैसा आप दोगे अपने सप्लायर्स को, या आप अपने उनसे डेटर से पैसा लोगे, और तो कुछ नहीं कर सकते। जिनको आप सेल करते हो उनसे आप पैसा लोगे, जिनसे आप बाई करते हो आप उनको पैसा दोगे। अगर आपने सेल की है तो आपकी जो गुड्स थी वो बाहर गई है और कैश अंदर आई है, और अगर आपने परचेज किया तो कैश बाहर गई है, गुड्स आपकी इनफ्लो हुई है। सिंपल। अगर आपने मशीनरी वगैरह कोई कैपिटल ली है तो आपकी वो एसेट इनसाइड हुई है, और इनसेट एसेट के अगेंस्ट जो आपने मनी दी है वो आपकी आउटफ्लो हुई है। ठीक है ना, ऐसे किसने आपसे, मान लीजिए आप एसेट से सेल करते हैं, बड़ी बड़ी कोई आपका प्लांटेशन का काम है, बड़े बड़े प्लांट रखते हैं, तो जिसने आपसे प्लांट बाई किया है, एसेट बाई करी है, उसकी इनफ्लो हुई एसेट प्लांट, और उसने अगेंस्ट दैट आपको पैसा दिया, आपके यहाँ कैश जनरेट हुई, कैश इनफ्लो हुई। तो इनफ्लो या आउटफ्लो ही हो सकता है, और तो कोई इसमें कंडीशन है नहीं। ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस, किसी भी इकोनॉमिक रिसोर्स का, इकोनॉमिक रिसोर्स बहुत सारे होते हैं, कैश उनमें से एक है, विच हैज यूजफुल इंफॉर्मेशन, और
जो कि हेल्प करता है एक यूजफुल इंफॉर्मेशन को डेवलप करने में, बनाने में, फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ताकि लोग अच्छे से डिसीजन ले सके। लोग कौन? यूजर्स। यूजर्स कौन? बोथ इनसाइडर एंड आउटसाइडर। इनसाइडर कौन? आपकी कंपनी के सीईओ, आपकी कंपनी के ये फाइनेंस के जो भी लीडर्स होते हैं, फाइनेंस के जो भी आपके सीईओ होते हैं, आपके जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, आपके जो कंपनी के दूसरे डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो आपकी कंपनी के और भी 10 तरह की चीजें करते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, कास्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, कंपनी ने कब कहा कि कौन सा प्लाट बाई करना है या कौन सा इन्वेस्टमेंट करना है या कुछ को क्या करना है, वो सब इन्हीं चीजों के बेस के ऊपर डिसीजन लेते हैं। आउट ऑफ एयर दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन कि मेरे को भाई इस जगह ये पे करना है या मेरे को इस मैनेजर को हटाना है। जो भी डिसीजन है उनका इसी के ऊपर होता है। हमने एक मैनेजर हायर किया, 10 साल से कंपनी लगातार डूब रही है, उससे पहले कंपनी ऊपर जा रही थी, तो ये स्टेटमेंट देख के तो आएगा भाई साहब जब से न्यू मैनेजर साहब आए तब से कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत गिर गया है। नहीं तो कैसे पता चलेगा कौन सा बंदा, हर चीज आपकी स्टेटमेंट से बाहर आएगी, और कोई तरीका नहीं है। उसी इंफॉर्मेशन उसी स्टेटमेंट के बेस पे डिसीजन मेकिंग होगी, ठीक है ना। डिसीजन मेकिंग के लिए ये सारी अकाउंटिंग एक्टिविटीज रिकॉर्ड की जाती है, समराइज की जाती है, कम्युनिकेट की जाती है। Accounting has universal application for recording transaction and events and presenting suitable information to aid decision making regarding of type of economic activity ranging from family function to functions of government to national government, ठीक है ना। अकाउंटिंग है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अकाउंटिंग जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं किसी एक जगह या दूसरी जगह हो जाएगा। फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांसेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एंड इवेंट्स एंड प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन को सुटेबल वे में शो करने के लिए, ताकि लोग अपनी एक निर्णय बना सकें, एक फैसला ले सकें रिगार्डिंग द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम फैमिली फंक्शन टू फंक्शन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। ये सब रेंजिंग है, इसके पीछे बहुत कुछ है। ये इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट आप मान लें एक तरीके से, टू से है, और एक आप इसकी अपर लिमिट मान लें, टू जस्ट टू से है। But thereafter we shall concentrate only business activities and their accounting, because the objective of this study material is to provide a basic understanding on accounting for business activities. लेकिन जो फैमिली फंक्शंस हैं, एक भाई ने दूसरे भाई को 100 रुपए दे दिए, एक पिताजी ने अपने बच्चे को लैपटॉप लेके दे दिया, या एक बच्चे जब बड़े हो गए अपने पिताजी को 5,000 रुपए की वॉच गिफ्ट कर दी, ये सब चीजें इसमें हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले जो फैमिली फंक्शंस हैं। हालांकि वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन उन चीजों को यहाँ हम डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है इसका ऑब्जेक्टिव बस एक है कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए जो बिजनेस की अकाउंटिंग का प्रोसेस है उसकी, और कुछ नहीं हमें करना। Nevertheless, it will give adequate knowledge to think coherently of accounting as a field of study for universal application. तो ये मॉड्यूल, ये आपको चैप्टर पूरी नॉलेज देगा अकाउंटिंग फील्ड की यूनिवर्सल एप्लीकेशंस के लिए। The growth of accounting discipline is closely associated with the development of business world. अब जो अकाउंटिंग ग्रोथ है वो भी जैसे जैसे बिजनेस का वर्ल्ड चेंज होता गया, डायनेमिकली डेवलप होता गया, ग्रो करता गया, वैसे वैसे अकाउंटिंग को भी ग्रो होना पड़ा। पहले कागजों पर बहियों में लिख के काम चल जाता था, लेजर की वो कागज वाली होती थी, 10-10 साल की लेजर, 5-5 साल की लेजर पड़ी रहती थी उनकी, उनमें अक्षर भी दिखने कई कई बार हो जाते थे। उनको मेंटेन करके रखना, सब चीजों से बचाना, स्टोर रूम के अंदर चूहों से बचाना। आपने अभी भी शायद माता पिता के नाम सुना हो कि जब वो पुराने टाइम में बैंकों में जाते थे तो फाइलें जो थी वो चूहे कुतर गए होते थे। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, बट दिस इज ट्रू, ठीक है। तो वो भी एक सिस्टम था जो कि अपने हिसाब से करेक्ट था। लेकिन जैसे फिर वो बिजनेस कंप्यूटर्स आ गए, कंप्यूटर में एंट्री हो गई, आपका ई बिजनेस आ गया, आपका ई कॉमर्स आ गया, तो उस हिसाब से अकाउंटिंग को भी डेवलप करना पड़ा। और जो नए नए चैलेंजेस है उस हिसाब से आपकी अकाउंटेंट और अकाउंटेंट ने भी अपने आप को अपडेट करना शुरू किया और नई नई पॉलिसीज, नए नए तरीके लाते रहे। Thus, to understand accounting as a field of accounting for universal application, it is best identified recording of business transaction and communication of financial information about business enterprise to facilitate decision making. फिर ये लगभग लगभग वही चीज को यहाँ पर रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। इट इज बेस्ट आइडेंटिफाइड विद रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्शन, एक हो गया एस्पेक्ट बिजनेस ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड करना, और एक हो गया कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन।
ठीक है ना, अबाउट बिजनेस इंटरप्राइज के बारे में, ताकि आप लोग अच्छे से डिसीजन ले सकें। आप लोग कौन, कंपनी, आपको पहले बता दिया, इनसाइडर आउटसाइडर लेंडर्स हो गए, ठीक है, आपकी कंपनी की गवर्नमेंट्स हो गई, गवर्नमेंट्स को भी अकाउंट्स का सबका हिसाब, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, और भी बहुत से आपके कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को करने का डिपार्टमेंट हो गया, आपका सेबी हो गया, ठीक है ना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन सबको भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नहीं तो इनको कुछ पता नहीं चलेगा कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। कंपनी ग्रो कर रही है तो क्यों कर रही है, कंपनी कल को गिरी है तो क्यों गिरी है, और हम लोग उस प्रकार से कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हमें पता ही नहीं कि कंपनी के अंदर क्या चलता है, कहाँ से डिसीजन करेंगे। जब हम डिसीजन नहीं कर पाएंगे, डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम कंपनी में इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, और इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कंपनी का नेट, जाहिर सी बात है, जो कि कैश इज या मनी इज द ब्लड ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, तो वो ग्रो नहीं कर पाएगी, वो ग्रो नहीं करेगी तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो कंट्री ग्रो नहीं करेगी, कंट्री ग्रो नहीं करेगी तो और पैसा कम होगा, और पैसा कम होगा तो हम और पैसे को और मजबूती, और ये सर्कल चलता चला जाएगा। तो इसलिए पूरा सिस्टम तैयार किया गया, जिससे कंपनियों की इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में सामने आ सके, सत्यम के साथ सबको मालूम है, ठीक है। इस प्रकार की चीजें रोकी जा सके, धीरे धीरे अकाउंटिंग ने भी हमें आपको नए वातावरण में ढाल लिया, एक नया सिस्टम हो गया। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, द कमिटी ऑन टर्मिनोलॉजी सेट बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स फॉर्मुलेटेड द फॉलोइंग डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इन 1961, 1961 में अमेरिका के इंस्टीट्यूट ने यह डिफिनेशन दी। द अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये तीन यहाँ पर इन्होंने बता दिए, ठीक है ना। जैसे आपके नरेशन आप लिखते हैं, उसमें नरेशन को बिल्कुल समरी करके लिखते हैं, पूरी का पूरा कहानी नहीं लिख देते वहां पर। समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, किसी विशेष तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और जिसको मनी की टर्म्स के अंदर बता सकते हैं, ट्रांसैक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांसैक्शन और इवेंट्स को ही, विच आर पार्ट, विच आर इन पार्ट ए लिस्ट, जो कम से कम फाइनेंशियल कैरेक्टर का कुछ हिस्सा उसके अंदर हो, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कैरेक्टर उस इवेंट का रहा हो। मैंने आपको अपनी कंपनी के एमडी अपॉइंट कर दिया, इसके अंदर मनी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, या आपने अपनी कंपनी के 4 कर्मचारी निकाल दिए, तो यहाँ पे मनी कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो इन सब चीजों को अकाउंटिंग वाला कुछ कहीं मेंशन नहीं करेगा। हाँ, आप अपनी डायरी में या कोई दूसरा आपका सेक्रेटरी वगैरह, आप चाहे ये चीजें इंपॉर्टेंट है तो आप नोट करवाते रहे, दैट्स सेपरेट पॉइंट, बट ये अकाउंटिंग का विषय नहीं है, दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। चाहे वो कितनी इंपॉर्टेंट हो, कितनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, ठीक है ना। आपने एक किसी नए ऑफिस का उद्घाटन किया, एक आपका दिल्ली में, एक आपने जयपुर में, एक बढ़िया ब्रांच का उद्घाटन कर दिया, तो वो भी कोई अकाउंट की आपकी इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, और वो भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आएगी, किसी भी तरीके से आप उसको एंटर कर ही नहीं सकते। क्या एंटर करेंगे, डेबिट दिस एंड क्रेडिट दिस एंड अमाउंट इक्वल टू, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजों को अकाउंटिंग आइडेंटिफाई नहीं करती। As per definition, accounting is simply an art of record keeping. The process of accounting starts by first identifying the events and transactions. Events और transaction को identify करना, जैसे मैंने अभी आपको बता ही दिया है, which are of financial character, जिनमें कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल हो, कुछ ना कुछ तो मॉनेटरीली हो, and then recorded in the books of account, और उसके बाद वो अपनी अकाउंट बुक में एंटर होती हैं। द रिकॉर्डिंग इन डन इन ए जनरल सब्सिडरी बुक, सारी एंट्रियां आपकी पहले आपकी सेल बुक में जाएंगी, आपकी बाई बुक में जाएंगी, आपकी रिटर्न बुक में जाएंगी, इस प्रकार से। आल्सो नोन एज प्राइमरी बुक्स, इनको आप प्राइमरी बुक के नाम से जानते हैं। ये बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, ये सारे अप्रोक्सीमेटली सेम सेम नेम है, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट बुक ऑफ एंट्री, जहां पर सबसे पहले आपकी एंट्री आएगी। आप सेल करेंगे तो आप कहाँ एंट्री करेंगे, सेल बुक में तो करेंगे ना सबसे पहले आप। या आप किसी को कुछ, कोई दूसरी पेमेंट करते हैं, कुछ बाई करते हैं, तो आके बिल आएगा, उस बिल से आप सीधा लेजर के अंदर नहीं डाल दोगे। इस एंट्री के बाद वो फिर आपकी लेजर में एंटर होगा।
Every good record keeping system includes suitable classification of transaction events as well as their summarization for the ready reference. After the transaction events are recorded, they are transferred to secondary books. ये ठीक है, यही चीज मैंने आपको कि जब आप उस अपनी बुक्स में उसको एंटर कर लेंगे, वो फिर आपके सेकेंडरी बुक्स में जाएगा. दैट इज लेजर, जिसे हम लेजर के नाम से जानते हैं. पहले आप उसका अपना जर्नल में एंट्री मारोगे, अपनी प्राइमरी बुक्स में एंट्री मारोगे, वहां से फिर उठाकर आप अपने उसको लेजर में लेके जाओगे. ट्रांसफर टू सेकेंडरी बुक्स, दैट इज लेजर. नॉर्मली लेजर ही बोलते हैं, सेकेंडरी बुक्स इतना वर्ड नहीं है, इतना पॉपुलरली यूज नहीं होता. हम लोग लेजर ही नॉर्मली यूज करते हैं. इन लेजर ट्रांसैक्शन इवेंट्स आर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ income, expense, assets and liabilities according to their characteristics and summarized in P&L account and balance sheet. यहाँ से ये आपके लेजर में जाते हैं, जहाँ पे वो इनकम हेड में क्रिएट होते हैं, ठीक है, या एक्सपेंस के हेड में क्रिएट होते हैं, एसेट्स में क्रिएट होते हैं, लायबिलिटीज में क्रिएट होते हैं. आपके जो मेन अकाउंट्स होते हैं वो किसी न किसी हेड में जाएंगे. सेल अकाउंट हो गया आपका, या किसी पर्सन का है. पर्सन अब आपका क्या हो सकता है, डेटर, क्रेडिटर्स. इस प्रकार से आप उनको अलग अलग आइडेंटिफाई करके, जैसे मान लीजिए आप एक स्टेशनरी शॉप हो, आपने 8th क्लास की बुक्स बाई करी सेल करने के लिए, फर्स्ट थिंग. और एक आपने मशीनरी बाई करी उन बुक्स के ऊपर जिल्द वगैरह चढ़ाने के लिए. तो दोनों आपकी परचेजेस हैं, लेकिन एक आपकी कैपिटल है और एक आपकी नॉर्मली जो आप रूटीन बाई करते हो बिजनेस की, वो आपकी वो चीज है. तो इन चीजों को इस प्रकार से अलग अलग हेड्स के अंदर डालकर फिर हम लेजर में डालते हैं, जो कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके हिसाब से बेस्ड होता है. और फिर इस सारी लेजर को, जो लेजर हमने एंटर कर दी, उस लेजर को हम समराइज करते हैं पीएलएन अकाउंट में. पीएलएन अकाउंट क्या है, आपकी लेजर का समराइज्ड फॉर्म है, सारी लेजर्स का समराइज्ड फॉर्म. उसमें सारे आपके जितने भी अकाउंट्स हैं आपके उसमें आ जाते हैं, जो आपके रियल अकाउंट हैं, ठीक है. बाकी जो आपके दूसरे अकाउंट्स होते हैं आपके एसेट्स वाले, इस टाइप के रियल अकाउंट होते हैं, तो रियली आपके होते हैं एसेट्स के, कैपिटल के, सब के अकाउंट्स होते हैं, वो आपके उसमें आ जाते हैं, कैश इन हैंड वगैरह आपके बैलेंस शीट में आ जाते हैं. आपकी जो इक्विटीज हैं, आपकी जो लायबिलिटीज हैं, जो आपकी एसेट्स हैं, चाहे वो आपके लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, कुछ भी हो, एक्सपेंसेस, इनकम वगैरह आपके प्लान अकाउंट में आ जाते हैं. ओके. एसेंशियली ट्रांजैक्शन इवेंट आर टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. और इन सब जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे, इनको मॉनेटरी फॉर्म में अगर हो सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि आप किसी एमडी का अपॉइंट करते हैं, चाहे वो कितनी एसेंशियल हो, क्योंकि वहाँ मनी इन्वॉल्व नहीं है, कुछ भी मॉनेटरी फॉर्म नहीं है, आप मॉनेटरी फॉर्म में उसको मेजर नहीं कर सकते, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो उन चीजों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. Measurement in terms of money means measuring the ruling currency of country, for example, rupees in India, dollars in USA, and like. The transactional animal must have at least in part फाइनेंशियल कैरेक्टर्स. उसके कुछ तो फाइनेंशियल कैरेक्टर, ये बार-बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको अंदर से ये चीज अंदर रूट में समा जाए. द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू ब्रांच ऑफ बैंक इज एन इवेंट. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप कोई नई ब्रांच खोलते हैं, नया ऑफिस खोलते हैं दिल्ली से जयपुर में, तो आपकी उसका कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है. हालांकि वो आपको रेवेन्यू जनरेट करने में बहुत हेल्प करेगा, लेकिन इनॉग्रेशन इन सेल्फ कोई इकोनॉमिक इवेंट नहीं है. आप गए, आपने रिबन काटा, इसलिए कोई इकोनॉमिक इवेंट नहीं है. आप उसको बुक में एंट्री आप ही बताएं कैसे कर लेंगे इसको. इकोनॉमिक वैसे भी एंटर भी नहीं किया जाता, तो आप क्या प्राइस लगाएंगे उस चीज का, ठीक है ना. तो इस प्रकार की चीजें, आपने नया एमडी अपॉइंट कर लिया, पुराना एमडी निकाल दिया, या 4 एम्प्लॉय भर्ती कर लिए, 4 एम्प्लॉय आपने निकाल दिए, इन सब की कोई इकोनॉमिक या की मॉनेटरी फॉर्म में नहीं आते, और आपके बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में ये चीजें एंटर नहीं होती, चाहे बिजनेस के लिए कितनी एसेंशियल हो. अकाउंटिंग आल्सो इंटरप्रेट्स द रिकॉर्डेड, क्लासिफाइड एंड समराइज्ड ट्रांजैक्शंस इवेंट्स. और जो भी उसने अपना रिकॉर्ड किया बुक्स के अंदर, उसको इंटरप्रेट भी करती है नोट्स वगैरह में या दूसरी फॉर्म में. इन सब चीजों को इंटरप्रिटेशन भी बहुत जरूरी है. बिना इंटरप्रिटेशन की आपकी फाइनेंस स्टेटमेंट पूरे नहीं होते. However, the above mentioned definition does not reflect the present day definition function. लेकिन जो ऊपर की 1961 में दी थी, तो ये जो डिफिनेशन है ओल्ड हो गई. आज के जो फंक्शंस अकाउंटिंग के, उसको ये टोटली क्लैरिफाई, जस्टिफाई नहीं करती. द डायमेंशन ऑफ अकाउंटिंग इज मच ब्रॉडर देन
देन दैट डिस्क्राइब द, जो अकाउंटिंग के हमारे फंक्शंस है बहुत बड़े हैं, इस डिफिनेशन में वो समाये नहीं है, पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो पाए। अकॉर्डिंग टू द above definition, accounting has an interpretation of the results of the financial transactions and events. इस डिफिनेशन के हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर दिया आपने फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन का, इवेंट्स का, और अकाउंटिंग प्रोसेस दी एंड। बट इन मॉडर्न वर्ल्ड विद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप, globalization of business, and society gaining more interest in the functions of the enterprise, the importance of communicating the accounting results has increased, and therefore the requirement of the communication and motivating informed judgments has also become the part of accounting and defined in the widely accepted definition of accounting given by the American Accounting Association in 1966, which treated accounting as। तो इन सब चीजों को इंक्लूड करने के लिए डिफिनेशन में 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने एक न्यू डिफिनेशन प्रेजेंट करी। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ये ऊपर नहीं थी, ठीक है ना, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ अकाउंट्स। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इसको लूज टर्म्स में बता दिया। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग वो क्या है, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग, ये मोस्टली ना ये मतलब अब बहुत वाइडर स्कोप में चलेगी डिफिनेशन। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, जहां कहीं भी इकोनॉमिक गतिविधि होगी वहां पे इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन भी होगी। टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट, इन्फॉर्म जजमेंट क्या है ना, ये भी थोड़ा आपका बहुत वाइड है, उसमें इसको एक या दो शब्द में नहीं बता सकते। इन्फॉर्म जजमेंट नॉर्मल लैंग्वेज इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते नॉर्मली। एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ अकाउंट्स, अब यूजर ऑफ अकाउंट्स क्या है, 4 ही है, 5 ही है, 10 ही है, 50 ही है, 100 ही है, ठीक है ना, तो ये बहुत वाइड हो गई। इसके हिसाब से एक प्रोसेस जो आइडेंटिफाई, मेजर, कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन अब आपका ई फॉर्म में भी हो गया, पीडीएफ फॉर्म में भी हो गया, प्रिंटेड फॉर्म में भी हो गया। पहले सब एक ही था, पेपर के अंदर प्रिंट करवा देते थे अपने फाइनल अकाउंट्स, ठीक। तो अब ये कम्युनिकेशन को अगर कल को चौथा मीडियम भी आ जाता है तो कम्युनिकेशन में वो भी इंक्लूड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कम्युनिकेशन तो बॉर्डर कॉन्सेप्ट है ना। अब ये नहीं कह सकते मैंने 4 लोगों को बुला के कम्युनिकेट कर दिया था, एक मेरा दूसरा कंपनी में जिसका इंटरेस्ट है वो अमेरिका में बैठा है, वो नहीं आया तो मैं क्या करूं। तो कम्युनिकेशन में इस प्रकार का कोई भी आपको एडवांटेज नहीं मिलता कि आप इस प्रकार से कह सकें। आप ऑनलाइन डाल दो, अपनी वेबसाइट पे डाल दो, पीडीएफ फॉर्म में डाल दो, अमेरिकन बंदा अपने आप डाउनलोड कर लेगा, नहीं करे फिर वो उसकी हेडेक है। आपने कम्युनिकेट किया प्रॉपरली, ठीक है ना। ये चीज जैसे पहले बैंक होते थे, अगर आप अपनी पासबुक लेकर नहीं गए 6 महीने तक भी, तो आपको 6 महीने तक अगर बीच में किसने पैसा डाल दिया आपको इन्फो नहीं मिलेगी। आपको वही बंदा बताया तो बताया कि मैंने आपके अकाउंट के अंदर 500 रुपये, 1000 रुपये जमा करवा दिए। लेकिन अब आपको इमीडिएटली कम्युनिकेट हो जाता है आपके मोबाइल के ऊपर। मोबाइल भी आपका नहीं काम कर रहा, आप अपने बैंक अकाउंट में जब लॉग इन करोगे आपको इमीडिएटली वहां पर नोट पता चल जाता है कि इतने पैसे मेरे अकाउंट में इस डेट को आ गए हैं, इस नोट के थ्रू। इंस्ट्रूमेंट नंबर भी सब कुछ होता है। तो ये कम्युनिकेशन है। अब ये बैंक ये नहीं कह सकते कि जो हमारा कस्टमर है ये पासबुक अपडेट कराने आया ही नहीं। यू हैव टू कम्युनिकेट, इफ यू आर अकाउंटेंट यू हैव टू कम्युनिकेट, बट कम्युनिकेशन ही रीजनेबल फॉर्म में। आप बोल तो मेरा तो मोबाइल भी नहीं है, मैं तो नेट भी काम नहीं करता, तो कोई बंदा मेरे पास आना चाहिए बैंक, तो वो थोड़ा इलॉजिकल हो जाएगा ना। कम्युनिकेशन में लॉजिकल वे में, और वो भी जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है उसी की इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन आपको सप्लाई करनी है, कम्युनिकेट करनी है। अगर आपके कोई प्लान वगैरह है या आपने प्लान कर रखा है कि मिस्टर शर्मा को मैं एमडी की पोस्ट से स्टेट को हटाने वाला हूं, तो वो यहाँ कहीं नहीं आएगी क्योंकि इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन नहीं है। चाहे उसका बिजनेस के जो लोगों के विचार हैं, लोग उसके बारे में जो रेपुटेशन रखते हैं, उस रेपुटेशन पे कितना ही असर पड़ेगा। अगर आज आपको पता चले कि जो टाटा जी का बिजनेस है, रतन टाटा जी का, रतन टाटा जी वहां से हट रहे हैं,
तो अब मार्केट में देखो उसके शेयर किस प्रकार से हिल जाएंगे, लोगों का ट्रस्ट हिल जाएगा। फिलहाल अभी ये लोग भी एसेट बन जाते हैं, इनका बिजनेस के ऊपर इफेक्ट बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये अकाउंटिंग में नहीं आते। तो सब कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन इतनी अकाउंटेंट का काम है, इतनी अकाउंटिंग का काम है, टू परमिट, ताकि लोग इन्फॉर्म जजमेंट और डिसीजंस ले सकें, कुछ डिसाइड कर सकें, इन्फॉर्म जजमेंट बना सकें। ठीक है ना, बाय द यूजर्स ऑफ अकाउंट, और जो भी यूजर अकाउंट के यूजर्स हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा सप्लायर है तो ये मेरा अकाउंट यूजर्स है, बाकी मैं अपने घर में बैठा हूँ, आप अपने घर में बैठे हैं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं हुई तो हमारी कोई हेडेक नहीं है। आप भी कंपनी के यूजर हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन के यूजर हो सकते हैं। कैसे? मान लीजिए आपने, जैसे हम टाटा के एग्जांपल ले रहे थे, टाटा के 1,000 शेयर बाई कर रखे हैं आपने, टाटा मोटर्स के, टाटा पावर के, और आपको इन्फॉर्मेशन अब चाहिए, चाहे आप शेयर निकालें या ना निकालें इन्फॉर्मेशन के बेस पे, लेकिन कंपनी हैज टू सप्लाई यू ना। तो यूजर कैन बी एनीवन, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ये भी कोई मतलब ऐसा नहीं कि हम स्ट्रिक्टली इस पे बात कर सकें, वाइडर स्कोप होगा। ठीक है ना, जैसे जैसे बिजनेस वाइडर हो, अब बिजनेस की भी बहुत वाइडर होगी, लोग घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। पहले होता था भाई आपका इस जगह का ऑफिस है, वहां पे आपने प्रॉपरली कुछ सेटअप कर रखा है, अपने घर से आप लेटेड मोबाइल पे काम कर रहे हैं, बिस्तर में आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं। लेकिन वो भी तो आपका बिजनेस एक्टिविटी होगी ना, आपने किसी के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या आप अमेजोन का कस्टमर केयर कर रहे हैं, बिस्तर से कर रहे हैं, बैठे हुए आराम से पिल्लो पिछ लगा के चाय पी रहे हैं और कस्टमर से डील कर रहे हैं। कस्टमर को आपको वो शिकायत भेजी, आप उसकी शिकायत का सोल्यूशन बता रहे हैं, जो भी आपका ऑफिशियली आप परमिट हैं वो उसका रिजोल्यूशन दे रहे हैं। तो ये तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन आप घर से कर रहे हैं। तो इसी प्रकार क्योंकि बिजनेस बहुत वाइडर हो गए, बहुत इनके स्कोप और सब कुछ चेंज हो गया, तो उसी प्रकार डिफिनेशन को भी चेंज करना पड़ा, ताकि वो बदलते वक्त के हिसाब से खुद को ढाल सके। इन 1970 the Accounting Principle Board of American Institute of Certified Public Accountants enumerated the functions of accounting as below. The functions of accounting is to provide quantitative information, जो कि न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन है, प्राइमरीली ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो कि जिसकी नेचर फाइनेंशियल है। यहाँ पर दो थोड़ा ज्यादा और कर दिया कि आपको संख्या के रूप में, मतलब कि क्वांटिटी के रूप में जिस जो इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, जो इन्फॉर्मेशन क्वांटिटी के रूप में नोटिफाई नहीं की जा सकती, जैसे 4 एम्प्लॉय निकाल दिए, उसको आप कैसे इस प्रकार से इस इंफॉर्मेशन को क्वांटिटेटिवली बताओगे? नहीं बता सकते ना। तो इस प्रकार से प्राइमरीली और जो कि प्राइमरीली फाइनेंशियल नेचर की है, पहले था एटलीस्ट कुछ हिस्सा तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब उन्होंने सीधा चेंज किया प्राइमरीली, मेन रूप से जो फाइनेंशियल नेचर में है, अबाउट इकोनॉमिक इंटिटीज, और इकोनॉमिक इंटिटीज के बारे में ही। एक पिताजी अपने बच्चे को 1,000 रुपए दे रहे हैं, तो वो आपकी फिर इंटिटी बिजनेस इकोनॉमिक इंटिटी नहीं है, आपके पिताजी या वो बच्चा इकोनॉमिक इंटिटी नहीं है, चाहे वो एक्टिविटी एटलीस्ट कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इकोनॉमिक इवेंट में बदलेगी। ठीक है ना, बट वो चीजें इन्होंने छोड़ दी कि हमें कुछ नहीं करना उस चीज से, कोई घर में अपने कितना पैसा दे रहा है नहीं दे रहा, वो टैक्सेशन डिपार्टमेंट का काम है। टैक्सेशन आपको बता देगा कि अगर आपने इतने रुपए सुबह का अपने बच्चे को या अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया तो आपके ऊपर इतना टैक्स लगेगा, और आपको टैक्सेशन के अपने स्टेटमेंट में वो सबमिट करना पड़ेगा। वो एक अलग चीज होगी, बट दैट नॉट अकाउंटेंट्स बॉदर्ड अबाउट दैट। दैट इज नीडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, और उस इंफॉर्मेशन का इकोनॉमिक डिसीजन के अंदर कोई यूजफुलनेस होनी चाहिए। ये आपकी न्यू डिफिनेशन आ गई। Thus, accounting may be defined as the process of recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the financial transactions and communicating the results thereof to the persons interested in such information. ये आपकी कंप्लीट यहाँ पर ये डिफिनेशन बिल्कुल सही लेमैन के वर्ड में और बिल्कुल समझ में आने शब्दों में, यहाँ पर इन सारी चीजों का समराइजन 3 लाइनों में हो गया, 3 लाइन के आप रट्टे लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हालांकि आइडेंटिफिकेशन में छोड़ दिया, स्टिल वो दैट इज नॉट ए कंसर्न, आप इसी चीज को नोटिस कर लो। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, इसको हम बाद में करेंगे, 1.21 को बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज आप नोट करें, पूरी की पूरी सीए की बुक के अंदर आपको अलग अलग तरीके की डिफिनेशंस बता दी इन्होंने, सारी की सारी अमेरिका की हैं। हमारे अपने आईसीआई की डिफिनेशन कहाँ है इसके अंदर, हमारा अपना आईसीआई
क्या सोचता है अकाउंटिंग की, या डिफिनेशन वो प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। ठीक है, ग्लोबल तो हो गया, लेकिन हर देश का कुछ जो इंस्टीट्यूट होते हैं, या हम अमेरिकन सिस्टम के साथ, ठीक है वो ग्लोबल है, यूनिवर्सल है, ओके मान लिया इस चीज को, लेकिन हमारे अपने इंस्टीट्यूट की यहाँ पे कोई भी डिफिनेशन नहीं देगी। व्हाट आवर इंस्टीट्यूट, व्हाट आवर आईसीआई थिंक अबाउट अकाउंटिंग डिफिनेशन, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। चलिए वो मेरा वो नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको यहाँ से कब पूरा करेंगे। मैंने अपनी तरफ से आपको सब कुछ ऑलमोस्ट बेसिक लेवल पे क्लियर करनी, बिल्कुल एज ए बच्चे के लेवल पे क्लियर करने की कोशिश की। अगर कुछ फिर भी छूट गया हो या आपको अगेन समझ में ना आया हो, कमेंट बॉक्स में उसको लिखें और हमको बताएं, आपको उसका प्रॉपरली जो भी होगा रिप्लाई उसके साथ से आपको दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहें, वीडियो देखते रहें और देखकर सीखते रहें, और सीख कर लाइफ में आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ने की बस एक ही कंडीशन है, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।